नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो मसला में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। 2024 में लोकसभा का आम चुनाव होने हैं, वहीं उसके कुछ ही महीनों बाद हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर प्रदेश की सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी हैं। प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी की यदि बात करें तो पार्टी संगठन अपने स्तर पर तैयारियों में लगा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार जनता के बीच जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल प्रदेश की जनता से सीधे रूबरू होते हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते हैं या फिर अधिकारियों को निर्देश देते हैं। सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत भिवानी जिले से हुई थी, जिसके बाद सीएम ने पलवल में जनसंवाद किया, फिर सीएम सिरसा पहुंचे और अब मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ जिले में जनसंवाद कर रहे हैं। इस दौरान सीएम ने महेंद्रगढ़ जिले को कई सौगातें भी दी। वहीं सरकार के मुखिया का जनसंवाद का सिलसिला तो चल ही रहा है, वहीं अब प्रदेश सरकार के मंत्री भी जनसंवाद के लिए निकलने वाले हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और तमाम तरीके की जो बातें हैं उनसे मुख्यमंत्री रूबरू हो रहे हैं। लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है और इसके साथ ही यदि कोई समस्या जिसका निपटारा नहीं हो पाता है मौके पर, उसके लिए सीएम अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। वहीं आपको बता दें कि जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लोग सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक भी देते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से सरकार के काम से उनको लाभ मिल रहा है, सरकार के कौन से काम से उनको लाभ मिल रहा है। इन सारी चीजों की भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने जनसंवाद के दौरान बातें रखी जाती हैं। जनसंवाद कार्यक्रम का सिलसिला मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत भिवानी जिले से की थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने पलवल में जनसंवाद का कार्यक्रम किया, फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा जिले में जनसंवाद का कार्यक्रम करने पहुंचे और अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के सिलसिले में महेंद्रगढ़ जिले में हैं, जहां मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ जिले को कई सौगातें भी दी हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोग अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं और मुख्यमंत्री समस्याओं का या तो मौके पर ही निपटारा कर देते हैं या फिर जिन समस्याओं का मौके पर निपटारा नहीं हो पाता उसके लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के बाद अब प्रदेश के मंत्री भी जनसंवाद का कार्यक्रम करेंगे। अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर जाकर जनता से रूबरू होंगे, जनता की बातें सुनेंगे। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं और उसके कुछ ही महीनों बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होंगे, जिसको लेकर प्रदेश की सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी है। प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी संगठन के लेवल पर तो काम कर ही रही है, वहीं सरकार में भी जो लोग मौजूद हैं वो लोग भी अपने अपने स्तर से लगातार काम करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ जिले में है, जहां सीएम का जनसंवाद चल रहा है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम लोगों से उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। प्रदेश के दूसरे मंत्री भी लगातार लोगों के बीच में पहुंचेंगे। उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि वो भी लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्याएं सुने, क्योंकि अब अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है और
उसके बाद हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें बीजेपी सत्ता में वापसी करना चाहती है। और आपको बता दें कि प्रदेश में जो भी विरोधी पार्टियां हैं, बीजेपी की, कांग्रेस हो या आईएनएलडी हो या आम आदमी पार्टी है, सभी अपने अपने लेवल पर अपनी तैयारियों में लगातार जुटी हुई हैं। तो मसला में आज हम चर्चा करेंगे इसी खास मुद्दे को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनेलो से, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शीशपाल जिंदल जी, और रमन सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मसला में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शीशपाल जिंदल जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री का ये जो जनसंवाद का कार्यक्रम है 2024 के लिए कितना मुफीद साबित होगा आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए? जी, जो जन संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, लगभग आज उनका 5वां जिला था, जिला महेंद्रगढ़ जी। अब सभी को ये मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि जो दूसरे दल हैं, दूसरे दल चुनावी दौर के अंदर केवल राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे दलों से हटकर लोगों के बीच में जन संवाद कार्यक्रम कर रही है, लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या उदाहरण हो सकता है प्रदेश के अंदर? ओंकार सिंह जी, अगर 2024 के इलेक्शन की बात करें तो आपकी पार्टी भी लगातार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, आपकी पार्टी की भी यात्रा चल रही है, और मुख्यमंत्री सरकार के लेवल से तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी संगठन के लेवल से तैयारी कर रही है। इस पूरी कवायद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को लगभग 9 वर्ष हो गए, अभी तक तो जन संवाद की याद नहीं है। और अफसोस की बात यह, कोई मन की बात करता है, कोई जन संवाद करता है, जनता की बात नहीं करता। आज मेरे बड़े प्रवक्ता पार्टी बीजेपी के बोल रहे हैं कि जन संवाद कर रहे हैं, मौके पर इस समस्या का निपटारा कर रहे हैं, तो भाई मैं बता दूं, लोकतंत्र में राजशाही नहीं होती। लोकतंत्र में जनता सरकार जो है ना, जो वो जनता की कस्टोडियन होती है, जनता के हकों की रक्षा करना सरकार का फर्ज होता है। अगर आज 9 साल के बाद मुख्यमंत्री को याद आ गया कि जन संवाद भी कोई चीज है, और वो जन संवाद के हालात क्या है आप देख लीजिए। एक जन संवाद कार्यक्रम में तो कहते हैं कि तो किसी के बहकावे में आई है, जबकि वो औरत वो कह रही है कि मेरे पति की भी मृत्यु होगी, मेरा बेटा भी नशे की आगोश में चला गया। और दूसरी तरफ कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, इसको उठा के पीटो। ये तो भाषा है मुख्यमंत्री महोदय की। और एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जितने जन संवाद कार्यक्रम है ये प्रायोगिक है, इसमें पहले की फिक्स है। उनका से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम्हारे गांव में कितने लोग लगे? मेरे गांव में 13 लोग लगे। ये प्रायोगिक कार्यक्रम को जनता समझती है। एक सबसे बड़ी बात, इस सरकार की विश्वसनीयता जनता में खो चुकी है। ये सरकार को भी प्रत्येक वर्ग परेशान है, हताश है, दुखी है, और सबसे बड़ी बात, हर एक वर्ग सड़क पर है। ये सरकार जन समाज का किससे रही है? पुलिस वाले सिंपल ड्रेस में बैठे होते हैं और इन्हीं के बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं। अगर कोई और आदमी आता था तो कहते थे बहकावे में आया, ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये इनेलो का कार्यकर्ता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकार जनता का विश्वास खो देती है तो फिर उस विश्वास को कायम नहीं किया जा सकता। उसका एकमात्र एक ही उपाय है कि उस सरकार का चलता होना। और इनका 2024 में जाना 100% तय है। आएगा कौन? जो जनता चाहेगी, जो जनता के बीच में चाहेगा। आज अगर इनेलो को देखिए, 4200 किलोमीटर की परिवर्तन पद यात्रा चल रही है, और प्रत्येक हल्के में 3 दिन प्रत्येक हल्के में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो घोषणाएं करी है, 7500 रुपए पेंशन, परिवार प्रचार पत्र रद्द, प्रत्येक परिवार में एक रोजगार। ठीक है ओंकार सिंह जी, आता हूं, फिर से आपके पास आता हूं,
आता हूं आपके पास फिर से। इन्होंने मुख्यमंत्री शीशपाल जिंदल जी आज इसे जवाब दीजिए। शीशपाल जिंदल जी, आवाज मिल रही है आपको? ओंकार सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा राजनीतिक दलगल के ऊपर उठकर अगर हम तथ्यों पर बात करें तो मेरे ख्याल से आपका मन गवाही देगा कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने, भाजपा सरकार ने अपने 8 साल में क्या क्या काम किए। आप याद कीजिए, आज के मनोहर लाल जी के 8 साल और पीछे की लगभग 70 सालों की जो भी सरकारें रही हैं, उनमें सभी में बिना भ्रष्टाचार के कहां नियुक्ति होती थी? किसकी नियुक्ति होती थी? कौन आदमी जॉब करता था? कौन बच्चे को किसको नौकरी दी जाती थी? आप समझिए। आज 8 साल के अंदर, ओंकार सिंह जी प्लीज बोलने दीजिए मुझे, मेरे को बोलने दीजिए। ओंकार सिंह जी आता हूं, फिर से आपके पास आता हूं ओंकार सिंह जी, बोल लेने दीजिए। आप बोले हैं, मैं चुप रहा, आप मेरी बात सुनिए थी। लगभग 8 साल के दौरान पूरे हरियाणा के अंदर क्या आपके पास या जनता के पास या विरोधी दलों के पास कोई एक भी ऐसी शिकायत आई है कि मुख्यमंत्री ने, हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार के किसी मंत्री ने पैसे लेकर नौकरी दी है? आप बताइए, एक भी उदाहरण पेश कर दीजिए। और आपके और दूसरी सरकारों की जो भी रही है, उनके सैकड़ों उदाहरण है, नीचे से लेकर ऊपर तक तल तल में फंसे हुए हैं। हमारी सरकार के ऊपर इस टाइप का कोई भी लांछन नहीं है। आप देखिए, आपकी सरकारों में पहले क्या होता था, बच्चे एजुकेशन ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं ले पाते थे। उनको पता है इन सरकारों में पैसा दिया और नौकरी बड़े आराम से मिल गई। अब एजुकेशन का स्तर देखिए आप, हर बच्चा पढ़ता है, उनको पता है कि अच्छी शिक्षा मिलेगी तो किसी की अप्रोच की, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। अगर वो बच्चा लायक है तो उसको सरकार में नौकरी अवश्य मिलेगी। ओंकार सिंह जी, जरा तथ्यों पे गौर कीजिए। ठीक है, ओंकार सिंह जी जवाब दीजिए। तथ्य मैं बताता हूँ, 2014 में 67,000 करोड़ का कर्ज था, जो आज 4 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। 2014 में बेरोजगारी का स्तर क्या था, आज बेरोजगारी चरम पर है। और भ्रष्टाचार की बात करते हो, पर्ची खर्ची बंद, अटैची का कर लो प्रबंध, शिक्षा सचिवालय से अटैची प्राप्त होती है। और बीजेपी का विधायक ही कहता मेरे बेटे को भर्ती करने के लिए पैसे दिए गए। कितनी शर्म की बात है। और आज ये तो बता दीजिए, जनता का कौन सा वर्ग सुखी है? एक वर्ग का नाम तो बता दीजिए। परिवार पहचान पत्र में सारे गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया। 10 लाख पीले कार्ड काट दिए, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी। और प्रॉपर्टी आईडी 42,73,000 प्रॉपर्टी आईडी बनी है। याशी कंसल्टेंसी की तरफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई पर्चा नहीं, मैंने आरटीई में मांग लिया, उसको पूरी पेमेंट होगी। और प्रत्येक प्रॉपर्टी आईडी गलत है। टैक्स, म्यूटेशन, बिजली का बिल, जो देखिए खंभों पे मीटर लगे हैं, जो 24 अरब सिंह चौटाला ठीक का है। इनैलो की सरकार आने पर ये मीटर उतार कर जोड़ में देखेंगे। ये जितने तेज चलते हैं ना मीटर, जिसका 200 में बिल आता था उसका 2,500-3,000 हजार में बिल आ रहा है। ये बीजेपी सरकार को नहीं पता लग रहा। और सबसे बड़ी बात, आज कमेटी में चले जाओ, आप म्यूटेशन कराने के लिए चले जाओ, रजिस्ट्री करवाने के लिए चले जाओ, 3 महीने लगते हैं। 3 महीने अपनी जमीन बेचने के लिए 3 महीने लगते हैं। जाके देखिए किसी करप्शन का हाल, किसी पुलिस वाले पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाओ। अरे दूर क्यों जाते हो? ब्रिजभूषण शरद सिंह को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हरियाणा की बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। ऐसी क्या बात है ब्रिजभूषण शरद सिंह को, तो बीजेपी मरे हुए, जैसे बांदरी होती है ना, बंदरी अपने मरे हुए बच्चों को टांग के घूमती है, ऐसी बीजेपी की क्या मजबूरी है जो ब्रिजभूषण शरद सिंह को बचा लिया है? क्या मजबूरी है बीजेपी की? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले संदीप सिंह के ऊपर कार्रवाई हुई, क्या मजबूरी है? एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं आपकी बेटी हमारी बेटी। अरे भाई बहुत अच्छी बात करते हो, लेकिन बेटियों को न्याय तो दे दो। आज सरकारी स्कूल जो ना बंद होने के कगार पर है। और आज तक जितना मंत्री, जितने मैंने अपने स्वैच्छिक फंड में से निजी स्कूलों को 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए देते हैं, क्यों? वो सरकारी स्कूलों को क्यों नहीं दे सकते? वो अपने स्वैच्छिक फंड का प्रयोग निजी स्कूलों पर इसलिए करते हैं ताकि निजी स्कूलों के नली नल को खरीद कर उनसे वोट प्राप्त की जा सके। आज सरकारी स्कूलों की हालात क्या है जाकर देखो तो सही। और योजनाएं, आपकी योजनाएं ऐसी है, चिराग योजना, जो गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को
सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा तो 550 रुपए देगा। वही गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ाएगा तो सरकार 1100 रुपए देगी। अरे उल्टी गंगा पहाड़ पर चढ़ाने वालों, आपको पता लगेगा 2024 का चुनाव, 2024 में सुपर साथ होगा। ओंकार सिंह जी, आता हूं फिर से आपके पास, आता हूं। शीशपाल जिंदल जी, मेरे ख्याल से जो मेरे साथी मेरे साथ इस डिबेट में भाग ले रहे हैं, शायद अच्छी तरह से अध्ययन कर नहीं आए। इनको अध्ययन कर ही परिचर्चा में भाग लेना चाहिए। मैंने बात की थी शिक्षा की, कि आज पर्ची खर्ची नहीं चलती है। आज आप देखिए भाई साहब, हरियाणा के अंदर हमारे कैथल की एक बिटिया यूपीएससी के अंदर पूरे देश के अंदर 9वें स्थान पर आई है और हरियाणा के अंदर प्रथम स्थान पर। शिशपाल जी, आपको रोकना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी से रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी डिबेट में शामिल कर लेते हैं, फिर दोनों लोगों का जवाब आप एक साथ दे दीजिएगा। रमन सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, मिल रही है सर। मेरा बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। रमन सिंह जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, एक जिले से होते हुए दूसरे, तीसरे, चौथे जिले तक सीएम पहुंच गए हैं और लगातार सौगातें भी दी जा रही हैं। क्या लगता है आपको 2024 में आपकी राह कितनी मुश्किल होने वाली है? देखिए, ये सरकार 4.5 साल से तो सो रही थी, लगभग 4 साल से ज्यादा का समय होने वाला है। अब इन दिनों में मुख्यमंत्री जी 6 महीने में कौन से संवाद करना चाहते हैं? उस संवाद में महिला को बंधक बना लिया। उसने तो ऐसा इतिहास रच दिया कि कंडेला कांड को भी पीछे छोड़ दिया। आप ये कैसा संवाद कर रहे हो कि एक महिला आपके आपके पैरों में अपने सर से चुन्नी उतार कर रख देती है? ये संवाद है? ये कैसा संवाद है? और आप उसको घर पे बंधक बना रहे हो। उसकी पीड़ा सुनिए, वो कहना क्या चाह रही है। सरपंच है, एक गांव की मुखिया है, और एक महिला होने के नाते ऐसी क्या मजबूरी हो गई उस औरत की कि उसने भरी सभा में, जो कि हमारे हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में महिला का सम्मान सर्वोपरि है, और उसने अपना दुपट्टा तक पैरों में रख दिया। क्या मुख्यमंत्री जी का दिल पिघला नहीं? उनकी बात तो सुनना बहुत दूर की बात हो गई। पूरे हरियाणा ने देखा कि उसको घर पे बंधक बना दिया गया पुलिस के द्वारा। ऐसी कौन सी वो देशद्रोही थी? ऐसा कौन सा उसने ऐसा मतलब अपराध कर दिया था? रमन सिंह जी, आता हूं आपके पास। ऐसा आप मुझे कंप्लीट तो करने दे प्लीज। ये संवाद है? ये संवाद है क्या? संवाद की परिभाषा है ये? मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए उस औरत से भी, और संवाद में अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको आप पिटो, ऐसा बोलते हैं मुख्यमंत्री? ये शर्म की बात है। 2.5 करोड़ हरियाणवियों को आप जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता से आपकी बात का भी जवाब ले लेते हैं और ओंकार सिंह जी की भी बात का भी जवाब ले लेते हैं। शीशपाल जी, जवाब दीजिए। मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि महिलाओं का मान सम्मान। मेरे ख्याल से जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में, देश में महिलाओं का, बेटियों का सम्मान किया है जी, उसके बारे में आप बात करें, थोड़ा उचित नहीं लगता है। जो महिला ने आप बोल रहे हो मुख्यमंत्री जी के प्रति, प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। जो बात कर रहे हो उसके पीछे भी आप लोगों का हाथ है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं भाई साहब। दूसरा बात यह है, आप बोल रहे हो 6 महीने अभी सरकार में जनसंवाद अभी कार्यक्रम चल रही है। ये है 6 महीने नहीं, अगले अभी लगभग 1.5-2 साल सरकार में बाकी है। आप लोगों में रैलियों के माध्यम से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम है उसका उद्देश्य एक ही है। एक मिनट प्लीज, उसका उद्देश्य एक ही है कि लोगों के बीच में जाए, उनकी दुख तकलीफ क्या है वो उसका ध्यान दे और मौके पर ही उसका निपटारा करते हैं। किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम में खुले में प्रोग्राम किया जाता है। कोई भी आए, अपनी समस्या लेकर आए, किसी भी विभाग से संबंधित सरकार के खिलाफ, दूसरी पार्टी के खिलाफ, तुरंत उसका निपटारा कर देते हैं। ठीक है, रमन सिंह जी जवाब दीजिए।
वक्ता मेरे साथी से मैं संतुष्ट नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा कि अपनी पीड़ा बताने के लिए लोग आए। वो महिला भी तो जनसंवाद में अपनी पीड़ा बताने आई। वो एक गांव की मुखिया है, सरपंच है, ओहदेदार है, इज्जतदार है। उसने अगर अपनी बात कही तो उसको बंधक बना लिया गया। ऐसा कौन सा उसने अपराध कर दिया था? उसने सिर्फ यही तो कहा कि इस हरियाणा के अंदर प्रशासन में भी कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और उसको बंधक बना लेना। अगर कोई इनके कार्यकर्ताओं के सिवा अगर कोई उस संवाद में उठ जाता है तो उसको पकड़ के पिटो भाई इसको। ये मुख्यमंत्री जी के मुंह से शोभा देता है? बिल्कुल नहीं देता। वो मुख्यमंत्री जी को ऐसी बिल्कुल नहीं कभी बातें करनी चाहिए। और उस महिला से, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए उस महिला से, क्योंकि महिला का जो सम्मान नहीं करते, मुझे नहीं लगता उनको दोबारा से सत्ता में आने का अधिकार है। और मुख्यमंत्री जी ने कितनी सभाएं की हैं ये भी बता दें कि कोई ऐसी सभा है जिसमें लोगों ने ये ना कहा हो कि जी हमारी कोई नहीं सुनता, क्योंकि सच्चाई तो ये कि मुख्यमंत्री साहब की भी प्रशासन नहीं सुनता। कैसी सरकार है? ये संवाद है? बिल्कुल। इस संवाद में तो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है कि चुनाव आ गए हैं तो कम से कम ये कर लिया जाए। 4.5 साल से सरकार सो रही थी। रोकना चाहूंगा आपको। ओंकार सिंह जी, देखिए, जनसंवाद होता है जिसमें जनता आती है। और पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी का तो नहीं है, पूरे प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री है। और उस जनसंवाद कार्यक्रम में किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता भी अपनी समस्या लेके आ सकता है। तभी तो जनसंवाद होगा ना, क्या बीजेपी के कार्यक्रम होंगे? अब कुछ जनसंवाद कार्यक्रम में किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उठा के बाहर ले जाना और पीछना, ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, कितनी शर्मनाक बात है। तो जनसंवाद कार्यक्रम है या बीजेपी का कार्यक्रम? और अभी मेरे भाई बीजेपी का प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि शिक्षा की बहुत बढ़िया व्यवस्था करनी है। जरा ये तो बता दो, MBBS की फीस जो 80,000 रुपए थी, आपकी सरकार ने 10 लाख रुपए 1 साल की कर दी। दूसरा, आप सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए क्या कर रहे हो? और निजी स्कूलों को चंगुल से बचाने की जनता को हर साल जनता और अभिभावक परेशान होते हैं। 134A का नियम आपने खत्म कर दिया, उसकी जगह RTE ले आए। RTE में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे काबिल है, 15 वर्ष का बच्चा कहां से शिक्षा प्राप्त करेगा? दूसरा, RTE 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई आपके यहाँ स्कूल है, चाहे वो कैसा भी स्कूल है, उसमें आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। जबकि 134A नियम में जो चौटाला साहब ने बनाया था, उसमें 5 स्कूलों की प्रेफरेंस ली जाती थी। चलिए आप मर्जी करो, आपसे क्या आप खाना क्या रोल लगा कर रहे हो। लेकिन आपने अब जो चिराग योजना शुरू की है या RTE शुरू करी है, ठीक है, कृपया मेरे को बता दीजिए। ओंकार सिंह, रोकना चाहूंगा, माफी के साथ रोकना चाहूंगा प्लीज, समय की कमी है मेरे पास। शीशपाल जिंदल जी, जवाब दीजिए 1 मिनट में, फाइनल कमेंट, फाइनल जवाब दे दीजिए अपना। असल में दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत इनको ये है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया, मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। ओंकार सिंह जी, मेरे को बोलने दीजिए। आपने अपना पक्ष रखा, मेरी भी सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए। आप कांग्रेस प्रवक्ता, एक मिनट मेरी सुन लीजिए ना। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बेटियों का मान सम्मान नहीं होता। ये हमारे थोड़ा इस डिबेट में लेट आए हैं, शायद इनको जानकारी नहीं। मैं इससे पहले भी इस पर चर्चा कर रहा था। आप देखिए, पहले जो आपकी सरकारें होती थी। शीशपाल जिंदल जी, रोकना चाहूंगा आपको, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, समय की कमी है हमारे पास। आप सभी का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमें हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। तो मसला में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।